ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ओपेक प्लस करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओपेक प्लस से रिलेटेड सारे स्टैटिक जो भी कुछ स्टैटिक है वो पूरा कवर किया है। साथ में करंट अफेयर्स में पिछले 3 महीने में जो भी चीज़ें आई थी ओपेक प्लस से रिलेटेड वो भी यहाँ पे कवर की गई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारे सामने आता है जिसके ऊपर अक्सर न्यूज़ आती रहती है। कभी ये प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस को लेके लड़ाई, फिर ऑयल ट्रेड पे कंट्रोल को लेके लड़ाई। तो ये ओपेक प्लस न्यूज़ में क्यों है, बेसिकली ये है क्या? तो सबसे पहले ये ऑयल प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ कहते हैं। ठीक है। और उसके अलाइज हैं जिसमें रशिया भी शामिल है। दे हैव अग्रीड ऑन अ न्यू ऑयल आउटपुट डील। यानी न्यू ऑयल आउटपुट डील का मतलब जितना ऑयल ये लोग प्रोडक्शन करेंगे उससे रिलेटेड कुछ इसमें न्यूज़ में है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो हेड हैं उन्होंने कहा कि द चांस ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस हैड इंक्रीज्ड शार्पली आफ्टर अ न्यू पैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर्स टू लिमिट सप्लाई। यानी जो न्यू ऑयल आउटपुट का डील है ओपेक कंट्रीज़ ने जो किया, वहाँ पे वो अपने ऑयल की सप्लाई को लिमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस पे क्या असर पड़ सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ ने कहा कि प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और द पर्सन जो ये चीफ हैं उनका नाम क्या है? फतेह बिरोल। आप नाम याद रखेंगे। ही ऑल्सो एडेड दैट देयर वॉज एन इम्बैलेंस इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर ऑलरेडी एंड दैट सिचुएशन वुड वर्जन। मतलब यहाँ पे ये हमें समझ में आ रहा है दैट सिचुएशन इज़ ऑलरेडी वेरी वर्स। ऑलरेडी वर्स कंडीशन है क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो यूजुअली हाई हैं इस समय। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है ना, महंगाई आ रही है। तो जब ये लोग अपने ऑयल आउटपुट के डिसीजन को कम लेके सप्लाई को लिमिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस पे असर पड़ सकता है और महंगे हो सकता है तेल। अब सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक का नाम हैतम अल घाइस। ही इज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ कुवैत, राइट। देर इज़ अ डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ ऑयल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रीज़न क्या है? ड्यू टू द परसेप्शन ऑफ रिसेशन। अब ये इकनॉमी देखिए, इकनॉमी जो है अब उनकी डाउन जा रही है, वेस्ट की इकनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, रिसेशन के चांसेस हैं, परसेप्शन है। तो जो डिमांड है, कंजम्पशन जो ऑयल का है वो भी कम हो गया है, तो उसकी वजह से डिमांड क्या हो गई ऑयल की? कम हो गई है। इससे क्या असर हुआ? एक्चुअली ओपेक के जो न्यू बायर्स थे, लार्जली नए बायर्स, है ना, लार्ज क्वांटिटी में जो बायर्स थे वो कहाँ से आ रहे? दे आर कमिंग फ्रॉम द यूरोपियन इकोनॉमी, है ना। क्योंकि रशिया जो था पहले ऑयल इन सबको सप्लाई करता था, फिर इन लोगों ने बंद कर दिया रशिया से लेना। तो ओपेक कंट्रीज़ ही लार्जली रिस्पॉन्सिबल थी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ को ऑयल भेजने में। अभी G7 के जो ग्रुपिंग है उसने ब्लॉक कर दिया था रशियन क्रूड ऑयल पे, और प्रोडक्शन लिमिट लगाई थी। और उसके बाद अभी प्रोडक्शन लिमिट लगाई है 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे। और साथ में इन्होंने प्राइस लिमिट भी किया $60 पर बैरल दिसंबर 2022 में। G7 कंट्रीज़ जहां ये सोच रहे थे कि ये रशिया को एक तरीके से उसकी इकोनॉमी को दबाने के लिए तेल के दाम पे लिमिट लगा देंगे, तो $60 इन्होंने कर दिया कि रशिया का तेल अगर होगा तो वो $60 में ही आप खरीद सकते हो, और रशिया इतने में ही बेच पाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं रेट चलेगा। तो ये सोच रहे थे कि रशिया की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, लेकिन रशिया ने उल्टा क्या किया है, ओपेक कंट्रीज़ पे, है ना, ओपेक कंट्रीज़ पे एक प्रेशर डाला है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डाला है कि भाई देखो, तुम अपने ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दो, तुम अपने ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दो। जब अपने ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दोगे तो प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। नाउ ओपेक nations have announced a production cut. It will lead to increase in the price of the oil. The immediate impact of the oil cut news was experienced on the sudden rising prices of the Brent crude oil. US West Texas Intermediate crude prices both are leading global oil benchmarks. ये जो अमेरिका के जो ऑयल हैं, राइट, इम्पैक्ट ऑफ द ऑयल कट का न्यूज़ तुरंत देखिए क्या हुआ। प्राइसिंग जो होने लगी, तेल की डिमांड बढ़ने लगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। Saudi Arabia, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, Oman, and Gabon have announced production cuts. Look at the countries. Saudi Arabia is there, Iraq is there. अमेरिका के साथ रिलेशंस ऑलरेडी गड़बड़ हैं। देन वी हैव कजाकिस्तान, अल्जीरिया,
ओमान, गबॉन, कुवैत एंड यूएई। सो यूएई इज़ वन सच कंट्री जो कि थोड़ी सी अमेरिकन है। कुवैत जो है थोड़ा सा फेवर करता है अमेरिका को। रेस्ट ऑल अदर कंट्रीज इफ़ यू लुक इनटू डू नॉट एंजॉय better relations with America. Let us look into the history of OPEC. So it's a cooperation amongst leading oil producing nations, right? Collectively, for what purpose? They want to influence the global oil market और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। 14 सितंबर 1962 को इसको बनाया गया था। Headquarters are in Vienna, Austria. 1960 year of formation, and the purpose is to create an oligopoly. What is the meaning of the word oligopoly? Which means there are a large number of traders who have decided to basically control the prices of crude oil. Now, the original were 5 founders: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. Question point of view se bahut important. Now there are 13 members in OPEC. Okay, OPEC plus is different. OPEC is different. Uh, they have basically 30% of global oil. They produce the 30% of the global oil and have 80% of world's proven oil reserves. प्रूवन ऑयल रिजर्व्स मतलब जहाँ जहाँ भी ऐसा है ऑलरेडी फाइंडिंग है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को आइडिया है कि ऑयल रिजर्व्स कहाँ पे हैं, तो 80% जो है इन्हीं के पास हैं, राइट। इन्होंने 1960s और 1970s में खुद को बहुत तेज़ी से रीस्ट्रक्चर किया। इनके बीच में देखेंगे आप तो थोड़े से हॉस्टाइल रिलेशंस हैं ऑलरेडी। अगर इफ़ यू विल लुक इनटू द क्लोजली द मेंबर स्टेट्स, so Iran does not go very well along with Iraq, and Saudi Arabia does not very well go along with UAE. They have different agendas. Iran and Saudi Arabia also have problems, but despite that differences in their socio-economic fabric, this yet decided to take a joint decision when it comes to oil production, because ultimately that is सेविंग देयर इकोनॉमी। उन्हीं की वजह से उनकी जो अर्थव्यवस्था है पूरी वो चल रही है, तो वहाँ पे वो डिसीजन कॉमनली लेते हैं, है ना। तो ये इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग क्यों किया? एक्चुअली अमेरिका के 7 सिस्टर्स हैं। देयर आर एंग्लो अमेरिकन ऑयल फर्म्स, 7 सिस्टर्स, जो कि बहुत तेज़ी से ऑयल मार्केट पे कंट्रोल कर रहे थे, और कहीं ना कहीं 1970s के दौरान पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो इन्हीं के प्राइस और प्रोडक्शन को घटाने बढ़ाने की वजह से आया था, राइट। तो उसके ऑल्टरनेटिव में इन कंट्रीज़ ने आपस में 1960 में डिसाइड किया कि हम ओपेक बनाएंगे। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया हमेशा से नहीं था, बाद में बना है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है, जहाँ पे सरकार इन्वॉल्व है इन सभी स्टेट्स की, मेंबर स्टेट्स की। जिस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे बनाई गई थी उसका नाम है बगदाद कॉन्फ्रेंस। सितंबर 10 से सितंबर 14 तक चली। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। अब जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनको अलग अलग समय पे कंट्रीज़ ज्वाइन करती हैं और छोड़ती हैं, तो हम देखते हुए चलेंगे। 1961 में कतर ने ज्वाइन किया, बाद में 2019 में इट्स लाइक हैज़ टर्मिनेटेड। सो कतर ज्वाइंड बट गॉट आउट, सो कतर इज़ नॉट ए मेंबर एनी मोर। Indonesia suspended its membership in 2009, reactivated in 2016, but decided to suspend it again in November 2016. So Indonesia is a member, but the membership is suspended. It has not quit, right? Libya 1969, Nigeria 1971. So we will find that African nations are also getting along with the Arabian states, right? So this is something very important to note with respect to this particular region, the Gulf of Aden and the Persian Gulf. It is very important that you look into this aspect also. Ecuador 1973 suspended the membership in 1992, reactivated in 2007, but again decided to withdraw in 2020. So Ecuador also is not a member anymore. Libya 1962, UAE 1967, Algeria, very recent one to join, right? 2020. Algeria is the recent one to join. Angola in 2007. Gabon, you see, 1975. In 1995 terminated, but rejoined in 2016. Rejoined in 2016. So it's like Gabon आता है और इंडोनेशिया सस्पेंड करता है अपनी मेंबरशिप को 2016 में। उसके बाद इक्वेटोरियल गिनी 2017 एंड कॉन्गो 2018, राइट। पहले इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में थे फर्स्ट 5 ईयर्स में, फिर 1965 में इन्होंने वियना ऑस्ट्रिया में शिफ्ट कर दिया। तो 1965 के आसपास हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया जो है उसको ज्वाइन कर चुका था। तो ये जो ईयर्स हैं, है ना,
ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान में अपने रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये देखिए कौन कौन मेंबर नहीं है कौन है। तो अब बस इसमें याद रखेंगे कि आपकी कतर जो है, देखिए कुवैत और कतर में कतर नहीं है। कतर क्यों नहीं है? कतर वाई इज़ इट नॉट ए मेंबर? मतलब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, और ये वेबसाइट से ही है, ओपेक की वेबसाइट से ही है। अब उन्होंने अपडेट नहीं किया इन्फॉर्मेशन, तो वी कैन नॉट ब्लेम इट, बट कतर अभी फ़िलहाल मेंबर में नहीं है। तो कतर, क्योंकि ये क्लोज अलाय है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, कतर को वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेजर नॉन नाटो अलाय कहता है इस पर्टिकुलर रीजन में। तो यहाँ पे ये स्टेटस को कतर कैसे अफेक्ट होने दे सकता है? सो समथिंग दैट इज़ टू बी सीन। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, these are the members. Ecuador, Indonesia and Qatar are former OPEC members. They are no more the members, right? A larger group called OPEC Plus was formed in 2016, जिसमें OPEC members के साथ साथ अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ भी थी, ताकि ज़्यादा कंट्रोल हम ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट पे लगा सकें। और बेसिकली वही जो सेवन सिस्टर्स के अगेंस्ट हैं, जो अमेरिका के द्वारा बनाए गए ऑयल कंपनीज़ जो हैं, उनके जो भी अगेंस्ट हैं वो सारे ओपेक प्लस के अंदर आ जाते हैं। कनाडा, इजिप्ट, नॉर्वे एंड ओमान आर ऑब्जर्वर स्टेट्स। ना ठीक है, चलिए ओमान को आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय कर रहा है। नॉर्वे जो है, इजिप्ट जो है, ये सब ऑब्जर्वर स्टेटस है। लेकिन नॉर्वे को आप देखिए कि इंपॉर्टेंट नॉर्डिक कंट्री है जो यहाँ पे है, ठीक है। कनाडा को आप देख सकते हैं कि एक अमेरिकन कंट्री है जो यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय कर रही है। अब ओपेक वेबसाइट के हिसाब से इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ओपेक के हिसाब से इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्ट अ मिनट। To coordinate and unify the petroleum policies of its member countries and ensure the stabilization of oil markets in order to secure efficient economic regular supply of petroleum to consumers, steady income and a fair return on capital for those investing in the petroleum industry। तो सीधी सीधी बात ये कह रहा है भाई, देखो हमको बस एक काम ये करना है कि हमें पेट्रोलियम का रेगुलर सप्लाई बना के रखना है, कंज्यूमर्स को देना है, ताकि प्रोड्यूसर्स के पास एक स्टेडी इनकम रह सके, इनकम में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, और साथ में अपने कैपिटल पे जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर फेयर रिटर्न मिल सके, राइट। तो व्हाट गिव्स द पावर टू ओपेक मेंबर्स टू इंट्रोड्यूस ऑयल प्रोडक्शन कट? सो इन दिस यू नीड टू रिमेंबर कि आफ्टर ऑल ओपेक, भाई देखो एक तरफ है कि दुनिया में डिमांड तो कम होने नहीं वाली है ना। पेट्रोल अगर मान लो अभी अमेरिकन इकोनॉमी में नहीं है, तो भाई एशियन इकोनॉमी तो रिक्वायर्ड है। चाइना को तो तेल लग रहा है ना, चाइना को चाहिए, इंडिया को चाहिए, और इंडोनेशिया को ऑयल चाहिए, इन सब को तो ऑयल चाहिए ना। तो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ को, जापान को तेल चाहिए। तो अगर अमेरिकन इकोनॉमी में फ़र्क पड़ रहा है तो इनको तो फिर भी तो ऑयल चाहिए। तो ओपेक मेंबर्स सडनली डिमांड बढ़ने के साथ, डिमांड होने के बावजूद भी ऑयल प्रोडक्शन में कट कैसे कर रहे हैं? तो इन्होंने 1968 में एक डेक्लेरेटरी स्टेटमेंट साइन किया था पेट्रोलियम पॉलिसी पे, कि मेंबर कंट्रीज़ के कंटेक्स में कैसे पेट्रोलियम पॉलिसी चलाएंगे। तो इन्होंने कहा था कि जिस भी कंट्री के पास पेट्रोलियम है ना, उसका सॉवरेनिटी है, उसका अपना मालिकाना अधिकार है, जहाँ पे वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को अपने फेवर में लेके अपने हिसाब से कर सकता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट दे कैन बेसिकली मैनिपुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज़ देयर। अब उस नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड अगर इंटरनेशनली है तो ये कह रहे हैं इनका गलती नहीं है, लेकिन उन रिसोर्सेज पे इनका इनएलिनेबल राइट है, एक ऐसा अधिकार जो आप इनसे ले नहीं सकते। क्यों? क्या कैसा अधिकार? परमानेंट सॉवरेनिटी ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्होंने 1968 में अपने डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट साइन कर दिया और कहा हाँ भाई हम इस बात से सबको ही सहमत है। ओपेक ने अपने मैंडेट को एक्सटेंड किया। पहली समिट कब होती है? 1975 में होती है अल्जीरिया में, ठीक है। गवर्नमेंट इन अल्जीयर्स, heads of state which address the plight of the poorer nations and called to create a new era of cooperation in international relations in the interest of world economy development and stability. Now that is what they started acquiring monopoly over the oil production। पैसा बढ़ने लगा इनका, तो इन्होंने सोचा यार इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़ा सा इंटरफेरेंस करते हैं। तो कोऑपरेशन के नाम के चलते इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे। और इसकी वजह से इन्होंने एक ओपेक फंड बनाया फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट 1976 में। मेंबर कंट्रीज़ का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम जो है वो
they are taking up, and the members that grew by to 13 by 1975. अब ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, उसी उसी रूप में है, बट मेंबर कंट्रीज़ को आप देख सकते हैं, दैट इज़ वेनेजुएला फ्रॉम साउथ अमेरिका. The other countries are largely African countries. So this is Algeria. This is also Africa's largest country, and the headquarters are in Vienna, Austria. Though Austria is not a member of of OPEC, right? And you will find then we have Libya to be the member. Nigeria is there, Equatorial Guinea, and Gabon, Congo, Angola, and then we have Kuwait, Saudi Arabia, Iraq, and UAE. These countries are there to be the members, right? So USA has been requesting and influencing Kuwait also very recently, UAE and Saudi Arabia, to vote against the decision to reduce oil production. Now this is where diplomacy comes into picture. So USA asks the one of the few of the OPEC members कि भाई देखो तेल का डिसीजन जब हो तो तुम मत लेना, ठीक है. लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने अगर डिसीजन लिया है तो रशिया का इन्फ्लुएंस जो है वो हमें जीतते हुए नज़र आ रहा है. यूएसए का सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा भरोसे का और कॉन्फिडेंस का नहीं है. एक्चुअली हुआ क्या था, 2018 में जमाल काशगोगी वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक कॉलमनिस्ट था. उसको सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कहने पे मार दिया गया था. जमाल काशगोगी करप्शन के बारे में बता रहा था कि सऊदी अरेबियन कंट्री के जो किंग हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, किंग हैं, उनमें करप्शन किस तरीके से है. तो उसको कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मार दिया गया. और ये CIA की जो रिपोर्ट है, ऐसा CIA की रिपोर्ट कहती है. ये 2021 फरवरी का न्यूज़ है. और तब से ही देखते हैं कि USA और सऊदी अरेबिया में एक भरोसे का तो रिश्ता नहीं है, है ना. और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना, UAE, वो सऊदी अरेबिया का आर्क राइवल है, दुश्मन है. तो UAE को अब्राहम अकॉर्ड्स में साइन करा के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कोशिश की है कि UAE का रिलेशन इजराइल के साथ बढ़िया बेहतर कर सके. तो UAE एक ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव पार्टनर की तरह है अमेरिका के लिए उस रीजन में. नाउ USA इज़ गियरिंग टू इंक्रीज इट्स ऑफेंसिव अगेंस्ट सऊदी अरेबियाज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन येमन. अब सऊदी अरेबिया का इन्वॉल्वमेंट येमन में भी है, और येमन में जो सऊदी अरेबिया का इन्वॉल्वमेंट है वो बेसिकली ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई हो जाती है ना. ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई हो जाती है. तो अगर येमन में इंटरफेयर करेगा कौन, अमेरिका, और ईरान के साथ अगर देखिए रिलेशन उसके गड़बड़ होते हैं, तो वो सऊदी अरेबिया के फेवर में जाता है. लार्जली ये सब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और इन सब के चलते वो सब एक फॉरेन डिप्लोमेसी ही होती है, जहाँ कहीं अपना ये लोग इंटरेस्ट जो है वो लेके जाते हैं. दिस इज़ वन वे टू एंटर इनटू इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट. बट वी ऑल्सो लुक इनटू लार्जर पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन दीज कंट्रीज. ऐसे कहना कि ये कंट्री इसके अगेंस्ट है, ये कंट्री उसके साथ है, डज नॉट रियली प्ले अ मेजर रोल. बट या, इट ईजेज आवर प्रोसेस बिकॉज वी अंडरस्टैंड एंड रिलेट विथ रिस्पेक्ट टू स्टोरीज दैट आर बीइंग क्रिएटेड. तो उसके कंटेक्स्ट में हमारा एक आइडियोलॉजी नहीं बनता है, लेकिन हमारे लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर समझ में आने लगती हैं. रिलेशन जो है, इंटरप्ले जो भी चल रहा है, वो समझ में आने लगता है. ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ों को बहुत ही न्यूट्रल वे में समझना चाहिए. लार्जली क्वेश्चन करते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि UAE और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के अगेंस्ट है. मतलब अभी तक हिस्ट्री जो कह रही है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं. ठीक है. वाई इज OPEC कंट्रीज रिड्यूसिंग ऑयल प्रोडक्शन आफ्टर ऑल. तो OPEC कंट्रीज कहती हैं कि जब ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो उससे ऑयल प्राइसेस जो हैं वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड अपने आप ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी. क्रिटिक्स ऑफ द अनाउंसमेंट का कहना है कि टू इंट्रोड्यूस कट से द रशिया इज इन्फ्लुएंसिंग द OPEC मेंबर्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल. After Russia's operation in Ukraine, what has happened? There is an increase in the prices of the crude oil. Now, most European members are now buying oil from the Gulf countries, है ना, and have imposed sanctions on the Russian crude oil. अब ऑयल प्राइस कैप जो है G7 का, ये एक ऐसा मूव है जो कि रशिया की इकोनॉमी को थाम रहा है, कंट्रोल कर रहा है, पैसा का फ्लो रशिया में कम कर रहा है. तो रशिया इस समय OPEC मेंबर्स के पास जा रहा है, कह रहा है कि भाई देखो तुम प्रोडक्शन ऑफ ऑयल कम कर दो, which will overall increase the value of the crude oil prices. अब जो है उससे होगा क्या, तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, तो यूरोपियन कंट्रीज़ को जो थोड़ा मोड़ा तेल जो चाहिए है ना, द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल विल बिकम कॉस्टलियर फॉर यूरोपियन कंट्रीज़. तो अगर मेरी इकॉनमी में मनी नहीं आ रहा है, मेरी इकॉनमी अगर नीचे जा रही है,
तो यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अगर तेल जो है आसानी से महंगा मिलेगा, तो यूरोपियन कंट्रीज़ ऑलरेडी देखो रिसेशन में जा रहा है, ऑलरेडी रिसेशन में जा रहा है, इसकी इकॉनमी ऑलरेडी नीचे जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड जो है ऑलरेडी कम है। अब थोड़ा मोड़ा जो यूरोपियन इकोनॉमी सर्वाइव कर पा रही है ऑयल की वजह से, अगर प्राइसेस और हाई चले जाएंगे तो यूरोप में क्या आ जाएगा, यूरोप में वाकई में रिसेशन आ जाएगा, यानी यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो फिर यूक्रेन ऑफेंसिव में कैसे हेल्प करेंगे, समझ पा रहे हैं? तो ये बड़ा लार्जर पॉलिटिक्स है और इसका असर अपने को अगले 6 से 10 महीने में, 6 से 10 मंथ्स में दिखाई देगा। ये जो ऑयल प्राइसेस का वॉर है, ऑयल प्रोडक्शन का जो वॉर है, ये यूजुअली वॉर टाइम में काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को, ठीक है। दे विल बी लेफ्ट विथ लिटिल चॉइस देन, एंड मैनी रिमूव सैंक्शंस फ्रॉम रशिया हु वाज अर्लियर एंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस टू यूरोप, राइट। और मतलब मैं आपको बता सकता हूँ सिंपल कि जो ऑयल का कंजम्पशन है उसको हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देखिए रोज़ ऑफिस जाना रहता है, वर्कर को रोज़ गाड़ी पकड़ के, ऑटो पकड़ के, जो भी है ना, अपने काम की जगह पे जाना रहता है, या अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं लोग। तो अब हर कोई साइकिल पे तो नहीं आ जाएगा ना, प्लस इतने ट्रांसपोर्ट्स चल रहे हैं, मतलब आम आदमी को सीधा असर पड़ता है पेट्रोल पे जब वो काम पे नहीं जा पाता है, ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है। बड़ा झटका कब लगता है, जब रॉ मटेरियल फैक्ट्री में समय पे ना पहुंच पाए। समय पे ना पहुंच पाने का कारण यही है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और इस समय जो है ट्रांसपोर्टेशन डिले हो। दूसरा, अगर कंपनीज़ में मान लीजिए कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं ज़्यादा पैसा लगा के ज़्यादा तेल खरीद के ट्रांसपोर्टेशन करा भी दें, है ना, करा भी दें, तो इनपुट कॉस्ट तो बढ़ रहा है ना, तो अगेन वो चीज़ों को महंगा कर देगा, इन्फ्लेशन। और अब सुनिए, कम जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जो है वो महंगी होती चली जा रही हैं मार्केट में, और व्यक्ति जो है अपने घर से काम करने वाली जगह पे जाके कमा नहीं पा रहा है, तो क्या होगा उससे, उससे सीधा आपकी इकॉनमी धड़ाक से नीचे जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं रशिया जो है यूरोप के ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप और बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डिफरेंट अप्रोचेस है। देखिए, अब इतने डिटेल में हम आपको ओपेक का पूरा सिचुएशन बता रहे हैं कि अगर आप इसको मन से एकदम कान में ईयरफोन लगा के बस सुन भी रहे होंगे कहानी की तरह, तो आपको पिक्चर लगेगा कि यार पिक्चर तो बहुत बड़ी है यार, तो छोटी मोटी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अपन जिसको सिर्फ समझते थे कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक क्या ही करता है, प्राइस ऊपर नीचे करता है, उसको अगर हम गौर से देख रहे हैं तो कितना बड़ा पंचायत चल रहा है उसके पीछे, इकोनॉमी को ख़त्म करने की कोशिश है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन दोनों का बहुत डिफरेंट अप्रोच था इस पे। क्या, जो ही बाइडेन जो है वो एक तरीके से टाइट रोप वॉक कर रहे हैं, मतलब कि बड़ा उलझे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि सऊदी अरेबिया को अपने साइड रखें या सऊदी अरेबिया हमारा जो मिसट्रस्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, उसको चलने दें। तो अभी सऊदी अरेबिया के साथ जोई बाइडेन इंगेज करने की, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं ईरान का आर्क राइवल है। अब ईरान का जो मैटर है वो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का क्रिएट किया हुआ है। पहले तो ईरान को आश्वासन दे के इन्होंने एक एग्रीमेंट करा लिया 2015 में, जिसका नाम था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें था क्या, ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की नज़र में रखेगा, और उसके बदले में ईरान के ऊपर, ईरान की इकॉनमी को अमेरिका जो है वो सपोर्ट करेगा। तो बेसिकली क्या है कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ईरान में बिकने लगेंगे, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात थी। तो ये ईरान की इकनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा था, यूरोपियन और सेंट्रल एशियन सभी के साथ इंटीग्रेटेड था ईरान। लेकिन जब से क्या हुआ कि 2018 में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सडनली विड्रॉ कर लिया, 2018 में ईरान के साथ मेंबरशिप विड्रॉ कर ली। अब इसमें ईरान का ये कहना है कि दोबारा हम मेंबरशिप में नहीं आएंगे। उसके बाद ईरान क्या करने लगा, अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बढ़ाने लगा। इसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को एक्सेस भी अपने पावर प्लांट्स में आने नहीं दिया। अब तुम वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हो, पर यूरेनियम को एनरिच करके तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो। तो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अगर आप अभी रिसेंट मूवी देखेंगे ओपेनहाइमर देखेंगे, तो ओपेनहाइमर में आपको एक पूरा मतलब 5-7 मिनट का वीडियो सीक्वेंस आया है जहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट बताया गया कि किस तरीके से वो पूरा गोल बन जाता है यूरेनियम। तो वहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ईरान कर रहा है अभी, और अमेरिका डर रहा है कि कहीं ये न्यूक्लियर वॉर की तरह ट्रिगर ना कर जाए, क्योंकि वो सप्लाई फिर ईरान कहीं भी कर सकता है ना। वो टेक्नोलॉजी, मान लीजिए कंट्री ईरान अपने ऊपर ब्लेम ना लेना चाहे, लेट से ईरान की गवर्नमेंट आज ये कहे कि हमें जंग तो जीतनी है, पर हम इल्ज़ाम नहीं चाहते अपने ऊपर कि हमारे ऊपर आरोप लगे हमने न्यूक्लियर किया था, तो भाई बता देंगे करप्शन की वजह से किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पास न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी चली गई है, और टेरर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेगी तो आप उसको पकड़ के मार दोगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो इसीलिए बने ही हैं।
तो वो एक न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर हो सकता है। तो ये पूरी सिचुएशन जो है एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है। कंट्रीज़ का परसेप्शन जो है वो उनके हिस्ट्री के हिसाब से ही है, तो वो गलत नहीं है, ठीक है। तो यूएसए, भाई साहब बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। यूएसए इज़ ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट इस्लामिक extremism and advancing Arab Israeli ties. Mr. Biden's new director of national intelligence, Avril Haines, has committed to complying with a 2019 defense bill that required her office to release within 30 days a declassified report on Khashoggi's murder. अब डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश किया था कि जो सऊदी अरेबिया का इन्वॉल्वमेंट है वो लोगों तक ना पता चले, लेकिन मिस्टर बाइडेन ने कहा है कि भाई देखो, जो काशगोगी के मर्डर की जो फाइल है वो रिलीज़ करनी पड़ेगी। 59 ईयर के काशगोगी जो थे एक सऊदी जर्नलिस्ट थे जो कि सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में रह रहे थे वर्जीनिया में, हु रोट ओपिनियन पीसेस फॉर द वॉशिंगटन पोस्ट क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द क्राउन प्रिंस नोन टू इन द वेस्ट एज MBS, है ना। He was lured on October 2, 2018 to the Saudi consulate in Istanbul, Turkey में with a promise of a document that he needed to marry his Turkish fiancée. शादी करने के लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट का ज़रूरत था। तो टर्की में क्या है, टर्की के इस्तांबुल में जो सऊदी अरेबिया का वो होगा, क्योंकि हैं तो सऊदी अरेबिया के सिटीज़न, तो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी ने बुलाया इनको और वहाँ पे इनको मार दिया गया। अ टीम ऑफ ऑपरेटिव लिंक टू MBS किल्ड हिम देयर एंड डिसमेंबर्ड हिज बॉडी। आज तक इनकी बॉडी के जो रिमेन्स हैं वो मिले नहीं है कि काशगोगी मरे तो मरे कैसे, राइट। आफ्टर ऑल इसका इम्पैक्ट भारत पे कैसे पड़ेगा, ये खबर हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि इसका इम्पैक्ट भारत पे कैसे पड़ेगा। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2021 के हिसाब से भारत का पोजीशन 3rd है। इंडिया रैंक्स 3rd इन द वर्ल्ड क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स आफ्टर चाइना एंड USA। तो चाइना टॉप पे, यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड पे और पापा तीसरे नंबर पे, ठीक है, पापा तीसरे नंबर पे हैं ऑयल इंपोर्ट में। तो जब मान लीजिए प्राइसेस जो हैं सडनली अगर बढ़ेंगे तो भैया सबसे ज़्यादा लोड इंडिया पे ही आएगा ना, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। इंडिया 21 इन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में और 26 इन नेचुरल गैस प्रोडक्शन में रैंक करता है। द डिस्पैरिटी इन द टू रैंकिंग शोज द कंट्री इज इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स। कंट्री के जो नीड्स हैं वो मतलब इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, राइट। इंडियाज क्रूड ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया टच न्यू हाइट्स इन दिस ईयर 1.6 barrels per day. दिस वॉज मोर देन द combined imports फ्रॉम कन्वेंशनल सप्लायर्स लाइक इराक एंड सऊदी अरेबिया। ये हमारे कन्वेंशनल टॉप सप्लायर्स हैं, इराक और सऊदी अरेबिया, और इस समय हम रशिया से ज़्यादा दे ले रहे हैं। सप्लाई फ्रॉम इराक एंड सऊदी अरेबिया टच्ड अ 16-month लो। हम रशिया से ज़्यादा तेल ले रहे हैं। तो ये अगर ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड जो है, हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो इकॉनमी है उस पर भी असर पड़ेगा, और वो मतलब ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे जाएगी। कहीं ना कहीं चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है। तो इंडिया न्यूट्रल स्टैंड तो ले रहा है, ज़्यादा असर इसका तुरंत असर वेस्टर्न इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। अभी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव तो मौजूद है कि हम रशिया से तेल खरीद सकते हैं भाई। ओपेक ने लगाया तो रशिया के ऊपर जो ऑयल प्राइस कैप है हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, और उसके अगेंस्ट ऑलरेडी हम जा रहे हैं। हम लॉन्ड्रोमार्ट कंट्रीज़ में आते हैं, हम वो कंट्रीज़ हैं जो कि G7 के ऑयल प्राइस कैप को सुन ही नहीं रहे हैं और अपने मन की कर रहे हैं। लॉन्ड्रोमार्ट कंट्रीज़ रशिया से ऑयल बराबर ले रहे हैं। तो ये पूरा करंट अफेयर्स में देखिए, सिर्फ ओपेक का हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से ओपेक जो है वो हमारे प्राइसेस को अफेक्ट करेगा। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के कंटेक्स्ट में ये पूरा वीडियो था, तो आपको पूरा सिचुएशन समझ में आया होगा। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जिसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे पहले तो हिस्ट्री आपने पढ़ा, उसके साथ आपने ओपेक का बैकग्राउंड चेक किया। ओपेक का बैकग्राउंड चेक करने के साथ आपने करंट न्यूज़ चेक किया कि करंटली क्या चल रहा है ओपेक में, क्यों है ऑयल प्रोडक्शन का कट। उसके बाद आपने इसके अराउंड की थियरीज़ जो हैं, थियरीज़ जियोपॉलिटिक्स की, थियरी जियो इकोनॉमिक्स की, उस रीजन में क्या चल रहा है। प्लस आपने एरियाज़ ऑफ हॉस्टिलिटी जो हैं वो भी समझा कि कौन सी कंट्री किसके अगेंस्ट कैसे डिसीजन ले रही है और किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। साथ में आपने इम्पैक्ट ऑन इंडिया भी देखा कि किस तरीके से ओपेक का ऑयल प्रोडक्शन का कट है ना और प्राइसेस का बढ़ना इंडिया पे इम्पैक्ट करेगा। सो मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए मौज में, ठीक है। और जहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, रीच आउट करिए मेरे से। दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द ओपेक सिचुएशन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।